हाय एवरीवन। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी में लगे होंगे। अब जो आप ये तैयारी में लगे हैं या मान लीजिए आपने कुछ रेस्ट ले लिया है टीजीटी और पीजीटी पेपर देने के बाद, तो आपके सामने एक और नई वैकेंसी आ चुकी है जिसमें हमारे सामने 17,740 पोस्ट ये किसकी देखने को मिल रही है हमें, टीजीटी की। और 2615 पोस्ट हमें देखने को मिल रही हैं किसकी, आपकी पीजीटी की। ठीक है भाई। तो ये इतना बड़ा नंबर है कि अगर आप चाहेंगे ना तो बहुत आसानी से आप एक सीट अपनी पक्की कर लेंगे इसमें। इसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा डेडिकेशन और कॉन्फिडेंस बिल्कुल हाई लेवल का। कंसंट्रेशन भी पूरा का पूरा चाहिए रहेगा आपका। वो इसलिए कि आप ये समझिए कि इतनी बड़ी वैकेंसी पिछले कुछ सालों में अभी तो नहीं देखने को मिली है। 17,740 आप खाली टीजीटी की पोस्ट, और अभी जो आप पेपर दे के आए हैं उसमें सिर्फ 3,500 पोस्ट थी, यानी उससे करीब 4-5 गुना ये पोस्ट हमें देखने को मिल रही हैं। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि इस बार का चांस मत छोड़िए और बहुत अच्छे से तैयारी करिए। चाहे हमारे साथ जुड़ जाइए या आपको और जहाँ पसंद आए वहाँ जुड़ जाइए, लेकिन इस बार इस मौके को मत छोड़िए। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हम आपके लिए यूट्यूब में ए से लेकर के जेड तक, यानी बिल्कुल स्टार्ट से लेकर के आखिर तक आपकी जो तैयारी है वो पूरा कराएंगे। अगर आप नए बीएड धारी हैं, अभी अभी आपने बीएड किया और कभी टीजीटी पीजीटी की तैयारी नहीं करी है, तभी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम जिस पीडीएफ से या जिस लैंग्वेज में, आसान से आसान लैंग्वेज में आपको बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ये सारे के सारे वीडियोस आपको यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फ्री मिलने वाले हैं। और अगर आप चाहेंगे तो आपको पीडीएफ भी हम प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा एक छोटा सा मिनिमल चार्ज आपको देना है। वो क्या है उसको देख लीजिए। देखिए, टीजीटी पूरे नोट्स आपको मिलेंगे, चारों राइटर्स उसमें मिलेंगे। और उसमें देखिए अभी ये थोड़ा सा खबर आ रही है कि शायद सिलेबस चेंज हो, लेकिन आप अगर मानेंगे बात तो जैसे अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो भी सिलेबस इन्होंने चेंज किया है ना, कुछ नहीं चेंज है। सेम टू सेम जो 15 सब्जेक्ट का इन्होंने सिलेबस दिया है नया, वो वही है जो पुराना वाला था। तो मान लीजिए अगर कुछ चेंजमेंट होता है तो हम अपनी पीडीएफ में भी वो चेंजमेंट करेंगे, ठीक है। लेकिन उम्मीद ये रखिए कि जो पुराना सिलेबस आप देखते आ रहे हैं अभी तक, वही सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। तो वो पूरा सिलेबस विथ एंटोनाइम्स, सेनोनाइम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब्स, लिटरेरी टर्म्स, फिगर्स ऑफ स्पीच और चारों ऑथर्स, उनके वर्क्स, सब को हमने थॉरली डिस्कस किया है अपनी पीडीएफ में। अगर आप चाहें तो उसको ले सकते हैं। टीजीटी के लिए 299 आपको पे करने हैं बस, और पीजीटी के लिए 399 पे करने हैं। और अगर आप ग्रामर की भी तैयारी शुरू कर रहे हैं या आप ग्रामर की तैयारी कर चुके हैं और आप संतुष्ट नहीं हैं, तो एक बार हमारी पीडीएफ को ज़रूर आजमाएं। ये इसके लिए आपको 299 पे करने हैं, ठीक है। और फिर से एक बार आपको बता देंगे, सिर्फ हम आपसे पीडीएफ के लिए ही एक मिनिमल सा चार्ज कह रहे हैं। बाकी जो वीडियोस रहेंगे यूट्यूब पर ए टू जेड, वो सारे आपके लिए फ्री रहेंगे, ठीक है। तो अगर आप इच्छुक हैं, अगर आपको लगता है कि आपको लेना चाहिए, तो 9838818140 पर हमें व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिए। हम आपको वहाँ एक कोई क्यूआर कोड भेजेंगे, उसमें हमें आप पेमेंट करिए और पीडीएफ आपके पास पहुँचा दी जाएगी, ठीक है। ये तो ये बात हो गई। दूसरी बात क्या है कि आप जब यूट्यूब की दुनिया में आ चुके हैं, तो अब जब आप सर्च करेंगे ना, तो कोई भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल पूरे के पूरे सिलेबस को कंप्लीट नहीं कराने वाला है, ठीक है। हम इसी कोशिश में हैं, दो चार लोग हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए कि बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हम भी उसी कतार में हैं कि आपकी हम पूरी तैयारी फ्री में कराएंगे। और अगर आप चाहें बिना पीडीएफ के भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, वीडियो देखते जाइए, अपने नोट्स बनाते जाइए। एक तो ये तरीका हो सकता है। और अगर नोट्स में ज़्यादा टाइम आपको लगे कि जा रहा है, तो फिर आप पीडीएफ की तरफ हमारे आ सकते हैं, पीडीएफ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिए कि अगर आपको पूरी ए टू जेड तक अपनी तैयारी करनी है टीजीटी की या पीजीटी की विद ग्रामर एंड लिटरेचर, तो हमारे साथ आप बेफिक्र होकर के जुड़िए। हम आपकी पूरी तैयारी कराएंगे और बहुत आसानी से कराएंगे कि आप आसानी से अपनी एक पोस्ट को कंफर्म कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पर, द रेनेसां। पिछले 3 वीडियोज़ में हमने ओल्ड इंग्लिश पीरियड और मिडिल इंग्लिश पीरियड इनकी बात कर ली है। अब आज का जो सेशन है हमारा, ये रेनेसां पे है। रेनेसां को हम जानते हैं, हम कहते भी हैं कि ये गोल्डन एज है, लिटरेचर के लिए भी और लगभग सारी फील्ड्स के लिए भी। स्पेशली यूरोप में
यूरोप के बाद आप इंग्लैंड में आ जाइए, ठीक है। तो जो रेनेसां है ये कहाँ शुरू होता है हमारा, ये शुरू होता है आपका इटली में, ठीक है। इटली में 100-200 साल और आसपास यूरोप में सफ़र करने के बाद ये जो रेनेसां है ये इंग्लैंड पहुंचता है। इंग्लैंड पहुंच जाता है ये 1485 में, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है। इसके असर हमें 1500 के बाद से देखने को मिलने लगते हैं, और ये असर जो हैं चलते हैं कहाँ तक, 1660 तक। अब इटली में जो रेनेसां आया तो उसका क्या रीज़न था, किस तरह के वहाँ लोग थे कि जिन्होंने पुरानी जो कृतियाँ थीं, जो वर्क्स थे, उनको फिर से रिवाइव किया। एक तो ये काम हुआ, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ह्यूमनिज़्म पर बहुत ज़ोर दिया कि असल में जो दुनिया का सेंटर है ना, वो इंसान को होना चाहिए। जो भी चीज़ हम लिखने जा रहे हैं, जो भी चीज़ बताने जा रहे हैं या बनाने जा रहे हैं, उन सभी में इंसान का रोल सबसे अहम होना चाहिए। तो जो रेनेसां का मेन पॉइंट है वो क्या है, ह्यूमनिज़्म है। और अगर इसको आप ह्यूमनिज़्म को डिफ़ाइन करना चाहें तो इसमें आप इसको इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हर वो चीज़ जो भी दुनिया में है ना, वो किसके लिए है, सिर्फ इंसान के लिए है। यानी वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे से गुजारे और उसकी ज़िंदगी में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। कोई भी लेवल हो, चाहे वो गरीब लेवल का तबके का आदमी हो या अमीर तबके का आदमी हो, दोनों को सहूलियत, सारी की सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो मिलनी चाहिए। तो जब हम इटली की तरफ मुड़ करके देखते हैं ना, तो हमारे सामने कुछ नाम आते हैं। जैसे सबसे पहले जो आपको नाम सुनने को मिलेगा, वहाँ कुछ आर्टिस्ट थे, जिनमें आप लियोनार्डो दा विंची का नाम ले सकते हैं, जिसने मोनालिसा बनाई थी। बहुत ही फेमस पेंटिंग है, आज भी उसका नाम लिया जाता है। माइकल एंजेलो का आप नाम ले सकते हैं, और भी बहुत सारे थे। तो खाली कलाकारों ने तो रेनेसां नहीं लाया होगा। अब किसकी बारी आई, कुछ ऐसे भी थे जो कि ऑथर्स थे और थिंकर्स थे, यानी फिलोसोफर्स थे और ऑथर्स थे। उनमें आप देखेंगे तो आपको बोकेचियो का नाम, यानी जियोवानी बोकेचियो का नाम मिलेगा। दांते का नाम मिलेगा, जिन्होंने डिवाइन कॉमेडी लिखा था। इसके बाद आपको नाम मिल जाएगा निकोलस मैकियावेली का, या इनको निकोलो मैकियावेली भी कहते हैं। और बहुत सारे नाम आपको, जैसे डेसिडेरियस इरास्मस आपको नाम मिल जाएगा देखने के लिए। तो ये सारे लोग जो है ना, ये सारे लोगों ने जो कंट्रीब्यूट किया, जो योगदान दिया, उससे मिल करके हमारे सामने जो एक युग शुरू हुआ, उसको हम रेनेसां कहते हैं, ठीक है। इसका एक छोटा सा अपन इंट्रो देखते हैं। द रेनेसां वॉज, अच्छा एक चीज़ और देखिए, ये जो 1485 से 1660 तक रेनेसां का पीरियड है ना, इसमें आप एलिजाबेथन पीरियड भी देखेंगे, इसी में आप कैरोलिन पीरियड भी देखेंगे, इसी में आप रेस्टोरेशन पीरियड का कुछ हिस्सा आपको देखने को मिलेगा। प्यूरिटन इंटेग्रम का कुछ हिस्सा देखने को मिलेगा, जो 1649 से लेकर के 1660 तक का था, ठीक है। ये भी एज ऑफ मिल्टन आपको इसमें देखने को मिलेगी, यानी जैकोबियन पीरियड, जैकोबियन, उसके बाद कैरोलिन पीरियड में, और आपके प्यूरिटन इंटेग्रम में, और रिस्टोरेशन पीरियड में ये जो जॉन मिल्टन है, ये आपको 3 अलग अलग पीरियड्स में देखने को मिलेंगे। तो वो इनमें से जो हमारा एलिजाबेथन पीरियड है, इसके बाद जैकोबियन पीरियड है, फिर कैरोलिन पीरियड है, और प्यूरिटन इंटेग्रम यानी कॉमनवेल्थ की जो रिजीम थी 10-11 साल, वो सारा कुछ हम किस में पढ़ेंगे, रेनेसां के अंदर पढ़ेंगे। देखते हैं अगर आज हम पूरा कवर कर पाए, नहीं तो फिर एक और पार्ट इसका हम आपके सामने लेकर के आएंगे। चलिए देखिएगा, द रेनेसां वॉज अ पीरियड ऑफ कल्चर, इंटेलेक्चुअल एंड लिटरेरी रिवाइवल इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में सांस्कृतिक और इंटेलेक्चुअल और लिटरेरी रिवाइवल का जो दौर था, उसको हम रेनेसां कहते हैं। इंस्पायर्ड बाय द रीडिस्कवरी ऑफ क्लासिकल ग्रीक, और ये किससे इंस्पायर था, कि इन्होंने रीडिस्कवरी करी थी क्लासिकल ग्रीक वर्क्स की, ठीक है। एंड रोमन लर्निंग, और रोमन लर्निंग की भी, रोमन से ज्ञान लेने की भी कोशिश की थी। इट एम्फेसाइज्ड ह्यूमनिज्म, इंडिविजुअलिज्म, ठीक है। ये दोनों किससे जुड़ेंगे आपके, हम लोगों से, इंसानों से। साइंटिफिक इंक्वायरी भी, एंड आर्टिस्टिक एक्सीलेंस भी। देखिए ये जो दौर आने वाला था ना, इसमें बहुत सारी चीज़ों ने एक साथ काम किया। जैसे ये दौर इंग्लैंड की तरफ बढ़ रहा था, वैसे ही अमेरिका की खोज हो जाती है, वैसे ही एक रास्ता इंडिया के लिए मिल जाता है। यानी आपके दिमाग में कोलंबस आ जाएगा जब अमेरिका की खोज की बात की जाएगी, और भारत के रास्ते की खोज की बात की जाएगी, जो नया रास्ता था केप ऑफ गुड होप के नीचे से होता हुआ। तो वो किसने किया था, या कहिए कि डिस्कवर किया था, वो वास्को डी गामा ने किया था। तो बहुत सारे फैक्टर थे रेनेसां के पीछे, कोई 1-2 फैक्टर नहीं थे।
तो इसको अगर आपको और अच्छे से पढ़ना है ना तो बड़ी बड़ी किताबें इसके ऊपर रिसर्च की गई हैं रेनेसां पीरियड के ऊपर कि क्या क्या फैक्टर रहे हैं रेनेसां के वजूद में आने के। ठीक है भाई। द इंग्लिश रेनेसां रीच्ड इट्स पीक ड्यूरिंग द रेन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। जो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट का आपका रेन है ना, कब से कब तक है देखिएगा, 1558 से लेकर के 1603 तक। इस दौरान इन 40-50 साल के दौरान जो रेनेसा है ना वो पीक पर था, यानी गोल्डन एज थी उसकी। एंड इट इज़ ऑफन कॉल्ड द एलिजाबेथन एज, और इसे हम एलिजाबेथन एज भी कहते हैं क्वीन एलिजाबेथ की वजह से। ये जो टाइम आपके सामने लिखा गया है इसमें यहीं आपको मार्लोव देखने को मिलेंगे, यहीं हमें हमारे शेक्सपियर देखने को मिलते हैं, बेन जॉनसन इसी में देखने को मिलते हैं। एक से एक बड़े राइटर, ऑथर, थिंकर, फिलोसफर ये आपको पूरे रेनेसा में देखने को मिलेंगे। फ्रांसिस बेकन जैसे एसेइस्ट देखने को मिलेंगे, जॉन डन जैसे मेटाफिजिकल पोएट देखने को मिलेंगे, थॉमस ग्रे जैसे एलेजी लिखने वाले मिलेंगे। सारे कुछ अपन आगे बात करेंगे इनकी। वो थॉमस ग्रे शायद अपन बहुत आगे निकल गए हैं, तो 1751 में लिखी थी ना इन्होंने एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड। सॉरी, चलिए वो हमें न्यू क्लासिकल एज में मिलते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे ऑथर हैं, फिलोसफर्स हैं, राइटर्स हैं जिनकी हम आगे बात करने वाले हैं। तो बस वीडियो को स्किप मत करिए, बहुत अच्छे से देखते रहिए। अब सब डिवीज़न जो हमने बात करी आपसे, इसमें एलिजाबेथन पीरियड आपको देखने को मिलेगा, जेकोबियन पीरियड मिलेगा, कैरोलिन एज मिलेगी, और प्यूरिटन इंटेग्रम यानी कॉमनवेल्थ पीरियड या रिजीम का जो समय था वो देखने को मिलेगा। ये इनकी अलग अलग टाइमिंग है। 1558 से 1603 एलिजाबेथ एज है, जैकोबियन एज 1603 से 1625, कैरोलिन एज 1625 से 1649, और फिर प्यूरिटन इंटेग्राम आता है 1649 से 1660 के बीच में। हम यहाँ चार्ल्स सेकेंड की बात करेंगे, इसमें जेम्स फर्स्ट की बात करेंगे, और इसमें एलिजाबेथ फर्स्ट की बात करेंगे। थोड़ा सा इंट्रो भी इनका देते चलेंगे, और फिर इसके बाद इन एजेस में आने वाले ऑथर्स और उनके मेन वर्क्स की भी बात करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए अब वो हम मेन फीचर देख लेते हैं रेनेसांस के। रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग एंड लिटरेचर। क्लासिकल यानी रोमन और ग्रीक जो क्लासिकल वर्क्स थे ना, उनसे लोगों ने फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। चाहे वो वर्जिल हों, होरेस हों, इनके जो वर्क थे ना ये फिर से रिवाइव हुए और लोगों ने इनसे सीखना शुरू करा। ग्रोथ ऑफ ह्यूमनिज्म हमें देखने को मिलेगा, यानी सेंटर में कौन आ जाएगा, इंसान। डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा एंड पोइट्री, ड्रामा और पोइट्री के डेवलपमेंट भी इसमें देखने को मिलता है हमें। स्पिरिट ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी, इसकी अपन ने बात करी है। डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा एंड ड्रामा में आप मार्लोव को जोड़ लीजिए, और शेक्सपियर तो मास्टर ही हैं उसके। पोइट्री में भी अपन बात की है अलग अलग टाइप की पोइट्री की। जॉन डन जो मेटाफिजिकल पोइट्री लिखा करते थे। इसके अलावा भी बहुत सारे पोएट हुए हैं जिन्होंने ऐसी पोइट्रीज लिखी हैं कि जिन्होंने बड़ी मदद की है रेनेसां को रेनेसां बनाने में, ये भी आप कह सकते हैं। राइज ऑफ इंडिविजुअलिज्म एंड सेक्युलर आउटलुक, ये भी हमें देखने को मिलता है। राइज ऑफ इंडिविजुअलिज्म ये आप ह्यूमनिज्म का ही दूसरा रूप समझ लीजिए। सेक्युलर आउटलुक हमें देखने को मिलता है, यानी क्या प्रोटेस्टेंट क्या कैथलिक ये सब लोग भूल के एक साथ लग गए कि हमें अब आगे बढ़ना है। इनरिचमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, और इंग्लिश लैंग्वेज में जो तरक्की हुई है उसमें नई नई भाषाओं के जो शब्द जुड़े हैं ना, उसने उसकी वोकैब को और भी बढ़ा दिया, फैला दिया। अब आ जाइए हम कुछ ऑथर्स की बात करेंगे जो इंग्लैंड से रिलेट करते हैं। जैसे हमारे सामने टॉमस मूर है, इनका जो फेमस वर्क है यूटोपिया, बहुत बार आपने सुना होगा। इंट्रोड्यूस्ड रेनेसां ह्यूमनिस्ट आइडियल्स एंड सोशल क्रिटिसिज्म, जो टॉमस मूर हैं उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, इनका कंट्रीब्यूशन ये है कि इन्होंने ह्यूमनिस्ट आइडियल्स को और सोशल क्रिटिसिज्म को इंट्रोड्यूस कराया था। एडमंड स्पेंसर की बात अगर हम करें तो इन्होंने ये जो फेयरी क्वीन लिखी थी ये एक एलेगरी है, तो इन्होंने इसको जो है इंट्रोड्यूस कराया। कंट्रीब्यूशन नोन एज द पोएट्स पोएट, पोएट्स पोएट कहा जाता है। और में एक सवाल आपका टीजीटी में पूछा जाता है कि हु इज़ द पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर, तो हमारा जवाब क्या होता है, जॉन मिल्टन। यानी इसका जवाब है जॉन मिल्टन इज द पोएटिकल, पोएटिकल ध्यान रखिए, पॉलिटिकल नहीं, पोएटिकल। ठीक है, पोएटिकल देख लीजिए एक बार, ये होगा पोएटिकल सन कहा जाता है मिल्टन को स्पेंसर का, और स्पेंसर को कवियों का कवि भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, क्रिस्टोफर मार्लोव हैं हमारे सामने, जिन्होंने ड्रामा की नींव रखी इंग्लिश लिटरेचर में।
इनके वर्क डॉक्टर फॉस्टस, टम्बरलेन एंड जीव ऑफ माल्टा, ज़बरदस्त तो ड्रामा है इनके ये। जीव ऑफ माल्टा से इन्होंने कौन सा कैरेक्टर लिया शेक्सपियर ने? शैलॉक के कैरेक्टर प्रभावित है इनका, ठीक है। कंट्रीब्यूशन क्या है इनका? पॉपुलराइज्ड ब्लैंक वर्स इन इंग्लिश ड्रामा, इन्होंने इंग्लिश ड्रामा में ब्लैंक वर्स को क्या किया? पॉपुलराइज किया, ठीक है। विलियम शेक्सपियर भी हमें यहाँ देखने को मिलेंगे, तो इनके वर्क हैमलेट, मैकबेथ, किंग लियर, ओथेलो, ये इनकी 4 ग्रेट ट्रेजिडीज हो गई, जिनको हम होकम के नाम से याद रखते हैं, ठीक है। और इसमें आपको एक ट्रिक बता दी जाए, वो क्या है? 1456, यानी 1601 में आपका हेमलेट आया, यहाँ पर लिख लीजिए 1601। फिर क्या आता है 4, तो ये 1604 में मैकबेथ आया, 1605 में किंग लियर आया, और ओथेलो आया आपका 1606 में। हुक्म भी याद रखिए, 1456 भी याद रखिए, तो आप आसानी से याद रख पाएंगे। टेम्पेस्ट ये अंतिम समय का ये आपका रोमांस भी कहलाता है। कंट्रीब्यूशन क्या है इनका? ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, बिलाशुबा, यानी नो डाउट ये हैं ग्रेटेस्ट। बेन जॉनसन के पास आ जाइए, तो बेन जॉनसन जो है वेलपॉन इन्होंने लिखा, एल्केमिस्ट लिखा, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, और एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, ये भी इनका एक वर्क है, ठीक है। ये भी इनको भी हम पढ़ेंगे आगे। कंट्रीब्यूशन मास्टर ऑफ सटायरिकल कॉमेडी, सही बात है, ह्यूमर जो इन्होंने दिया है ना, वो इन्हीं की देन है बस। फ्रांसिस बेकन, हमने बात की थी आपसे, एसेइस्ट, महानतम एसेइस्ट हैं ये, कहें अगर इंग्लिश लिटरेचर में, तो एसेज इनके अपन जानते ही हैं, द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। कंट्रीब्यूशन फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे कहा जाता है इनको, ठीक बात है। चलिए आगे देखिएगा। जॉन डन, ये मेटाफिजिकल पोएट आपके सामने आ गए। सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, ये इनका एक कलेक्शन है। होली सोनेट्स, ये भी इनका एक कलेक्शन है। कंट्रीब्यूशन फाउंडर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री, ठीक है भाई। इसी तरह के आपसे सवाल पूछे जाएंगे, कई बार कॉमनली बिल्कुल जो हमें आसान लगता है ना, वही पूछ लिया जाता है। कई बार उसको थोड़ा सा कान हम सीधे पकड़ लें या घुमा के पकड़ लें, कभी कभी घुमा के भी पकड़वाते हैं कान आयोग वाले अपन से, तो वो भी अपन जब पढ़ेंगे ना, तो फिर कहीं से भी घुमा के कान पकड़वाएंगे, अपन पकड़ेंगे और अपना क्वेश्चन सही करके आएंगे, ठीक है। चलिए अब वन लाइनर में आ जाइए, जो हमारी रिवीजन होती है। रेनेसां मीन्स रीबर्थ, ठीक है। इंग्लिश रेनेसां पीरियड 1685 से 1660, कहीं पर आपको 1500 से 1660 भी मिलेगा, तो डेट में कंफ्यूज नहीं होना है, और ये आपसे पूछा भी नहीं जाता है, खाली आपको एक मोटा मोटा ड्यूरेशन ध्यान रखना है। बिगिनिंग कब होती है? एक्सेशन ऑफ हेनरी 8 के साथ में, जो कि 1485 में ये एक्सेशन हुए थे। गोल्डन एज, रेन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ, अपन पढ़ चुके, ये वाला पॉइंट नया है, इसको ध्यान रखिएगा। फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा क्रिस्टोफर मार्लोव हैं। ग्रेटेस्ट रेनेसां राइटर विलियम शेक्सपियर हैं। फादर ऑफ इंग्लिश एसे फ्रांसिस बेकन हैं। फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री हमें पता है जॉन डन है। पोएट्स पोएट एडमंड स्पेंसर हैं। फर्स्ट इंग्लिश यूटोपियन वर्क यूटोपिया है, किसने लिखा था? टॉमस मूर ने लिखा था, अपन पढ़ के आए। ब्लैंक वर्स वाज पॉपुलराइज्ड बाय क्रिस्टोफर मार्लोव, ये आपसे पूछा जा सकता है कि ब्लैंक वर्स को किसने पॉपुलराइज किया, तो हमारा जवाब क्या होना चाहिए? क्रिस्टोफर मार्लोव। शेक्सपियर ने कितने प्ले लिखे? 37 प्ले लिखे, टीजीटी में पूछा जा चुका है, कितना आसान क्वेश्चन है। कितनी सोनेट लिखी? 154, ये भी पूछा जा चुका है। 154 के डिवीजन को भी पूछा जा चुका है कि 1 से लेकर के 126 तक तो इन्होंने क्या किया है, अपने जो संरक्षक गार्जियन थे मिस्टर WH को इन्होंने क्या किया? डेडिकेट करी हैं अपनी सोनेट्स। 127 से लेकर के 152 तक ब्लैक लेडी है, क्या कहते हैं उसको इन्होंने, जो इनकी कुछ लोग कहते हैं कि बिलवेड भी थी, तो उसको इन्होंने क्या किया है? डेडिकेट करा है। और जो 153 और 154 सोनेट है, वो लव गॉड क्यूपिड को इन्होंने कहिए कि डेडिकेट किया है, तो ये इसका डिवीजन भी आपको याद रखना है। अच्छा, द रेनेसां एम्फेसाइज्ड ह्यूमनिज्म एंड क्लासिकल लर्निंग, ह्यूमनिज्म सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज जो है इसी को किया गया है रेनेसां में, और क्लासिकल लर्निंग को तो किया ही गया है। बेन जॉनसन इज फेमस फॉर सटायरिकल कॉमेडीज, अपने को पता है, इनके दोनों वर्क भी पता है। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, ये वो वर्क हैं जिससे इन्होंने ह्यूमर को एक नई दिशा दी, जिसमें इन्होंने बताया कि ये 4-5 तत्वों से बनता है, अपन आगे डिस्कस करेंगे। द रेनेसांस प्रिपेयर्ड द वे फॉर मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर, बिल्कुल सही बात है, जितना इंग्लिश लैंग्वेज इस दौर में फली फूली वो कभी ऐसा नहीं हुआ। थोड़ा सा और रिवीजन देख लीजिए, क्विक रिवीजन में। टॉमस मोर यूटोपिया,
एडमंड स्पेंसर द फेरी क्वीन, नाम ध्यान रखिए, ये भी पूछ लिए जाते हैं। क्रिस्टोफर मार्लो, डॉक्टर फॉस्टस, विलियम शेक्सपियर, हेमलेट, मैकबेथ और ओथेलो वगैरह भी आप याद रख सकते हैं। बेन जॉनसन, वाल्पोन, द अल्केमिस्ट और एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, आउट ऑफ हिज ह्यूमर। फ्रांसिस बैकन, एसेज, बहुत ज़बरदस्त इनके एसेज हैं, कभी पढ़िए तो आपको ज़िंदगी की सीख मिलेगी इनको पढ़ने के बाद में। जॉन डन, होली सोनेट्स, ये हमारे मेटाफिजिकल पोएट है। ठीक है भाई, तो यहाँ तक हमने बात कर ली है रेनेसां पीरियड के एक इंट्रो की, क्योंकि इसमें हमें कौन कौन से राइटर्स, कौन कौन से दौर को या एजेस को पढ़ना है। ठीक है, तो इस वीडियो को अपन यहीं तक रखते हैं। आगे अपन एलिजाबेथन पीरियड की बात कर लेंगे अगले सेशन में, फिर कुछ इनसे जो रिलेटेड राइटर्स हैं जैसे हम हमेशा बात करते हैं इस तरह से, इनकी भी बात कर लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा पढ़िए, लेकिन बढ़िया मजबूत पढ़िए कि आपकी तैयारी में किसी तरह का कोई भी विघ्न यानी रुकावट ना आ सके। ठीक है, ये देख सकते हैं आप हमने किस तरह से नोट्स डिज़ाइन किए हैं कि पहले हमने आपको पूरा थ्योरिकल पढ़ा दिया, उसके बाद हमने उसमें क्या जोड़ दिया है, वन लाइनर एग्ज़ाम फैक्ट्स, जिससे आप जितना भी पढ़ के आएंगे ना ऊपर से नीचे तक, तो पूरा आसानी से एक बार में उसको रिवाइज भी कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारी भी मेहनत है, एआई से भी हमने मदद ली है। इस तरह से हमने एक परफेक्ट, अगर कहने की हम कोशिश करें, खैर परफेक्ट तो कुछ नहीं है, लेकिन हमने जो अपना सर्वश्रेष्ठ हो सकता था वो इस पीडीएफ को तैयार करने में खर्च किया है, लगाया है। तो अगर आपको ज़रूरत है आप हमसे संपर्क करिए, हम आप तक पहुंचाएंगे। और अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट टीजीटी, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, सारा कुछ आपको आगे आने वाले समय में मिलने वाला है। अगर इनकी तैयारी करना चाहते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, यानी बिल्कुल आप मान लीजिए कि आपने आज ही तैयारी करने की सोचिए, पहली बार आप इंग्लिश लिटरेचर के कंपटीशन में आए हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।